इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एक ऐसी चीज है जो आपको ये सिखा देगी आपको जेन्युइनली ट्रेड करनी किस तरह से होती है। सबसे पहली चीज तो आपको मैं एक चीज बता दूं, जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हो गया या इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स हो गए, ये जो भी चीजें हैं ना, किसी भी तरीके से ये पता नहीं लगा सकता जेन्युइनली कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किस जगह से अपनी रियल एंट्रीज करेगा। जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो सिर्फ एक आइडिया होते हैं। आइडिया ऐसा ही है कि एक इंसान इस रास्ते से गुजरा हुआ होगा, उसके वहां पे पाँव के निशान होंगे, लेकिन वो किस तरफ से गुजरा होगा वो भी पता लगाया जा सकता है, जाहिर है जिस तरफ उस शूज का प्रिंट होगा। और इसी तरह ना, लेकिन वो किस वजह से गया है, कहाँ तक गया है, कहाँ तक जाएगा, ये पता लगाना नामुमकिन है, क्योंकि हम उसका नहीं पता लगा सकते। इसी तरह हम इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर है उनका भी नहीं पता लगा सकते। इंस्टीट्यूशनल कौन है? बैंक्स हैं, इंटर बैंक्स हैं, उसमें के अलावा रिटेल ट्रेडर भी मार्केट को चलाते हैं, लेकिन उसका जो किरदार होता है वो 5% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ऑलमोस्ट हद तक ना 80% से भी प्लस किरदार सारा इंस्टीट्यूशन का होता है। और ये मेजर करेंसीज जो है, मेजर करेंसीज कह लो, जैसे 7 इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं इनका काम है, इनके जो बैंक्स है ना, जैसे बैंक ऑफ जापान, जेपी मॉर्गन, अमेरिकन बैंक, उसके अलावा अमेरिका का खुद का बैंक, और इसके साथ साथ ये प्राइवेट भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन है ना, 80% प्लस सारा इन्हीं का किरदार है। 5% रिटेल ट्रेडर मार्केट को चलाता है। अब जो 5% रिटेल ट्रेडर मार्केट को चलाता है, वो उसका ये काम नहीं है कि वो मार्केट को किसी एक तरफ मोड़ सके। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये बात माइंड से क्लियर कर देनी है कि आप सही में इंस्टीट्यूशनल को फॉलो कर सकते हो कि वो कैसे ट्रेड करते हैं। आईसीटी हो गया कोई भी अब तक का के मुताबिक, अब तक का जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट है वो नहीं बता सकता कि इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड करता है। और अगर वो बता देगा तो मार्केट में जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना तरीकाकार बिल्कुल चेंज कर लेंगे। यही वजह है कि हर स्ट्रेटजी, हर कॉन्सेप्ट ट्रैप होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दुनिया की ऐसी स्ट्रेटजी बना ली हो किसी ने कि वो दुनिया को बता दे, तो वो चीजें ट्रैप हो जाती हैं, क्योंकि वो हर एक चीज का डाटा उनके पास होता है। और आज जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, एआई का जो एल्गोरिदम है ना, वो एक अलग ही तरीके से काम करता है। वो चीजों को बहुत स्पीड से ट्रैक कर लेता है। इससे पहले जब इंसान चीजों को ट्रैक किया करते थे, उस वक्त फिर भी कुछ बचत हो जाती थी। तो इसीलिए ये चीजें मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दी हैं। आईसीटी है। अब यहाँ पर जिसमें इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूँ, जो आईसीटी ने हमें सिखाया है, मैं उस टॉपिक को आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें मैंने एड ऑन कर दी है, जिस चीज को अगर आप मिला लोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है ना, वो बेटर हो जाएगी पहले से। सबसे पहली चीज, हमें ये लगता है कि जो मार्केट में ऑर्डर फ्लो है वो एक ही चीज है कि मार्केट आईआरएल और ईआरएल की तरफ चलता रहता है। या आईआरएल से ईआरएल चला जाएगा, यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक चला जाएगा, या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक चला जाएगा। इसी तरह हम ऑर्डर फ्लो की बात करते हैं। ऑर्डर फ्लो आप इस तरह समझ लो कि जो ऑर्डर फ्लो है ना, वो मार्केट का एक ट्रेंड है और ये फेयर वैल्यू एरिया की तरह काम करता है। ऑर्डर फ्लो में एक चीज होनी बहुत जरूरी है, इस तरह से फेयर वैल्यू एरिया में होनी चाहिए जरूरी है। जब भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बनता है ना, उसमें फेयर वैल्यू गैप का होना लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट स्विंग हाई टू स्विंग लो तक चला गया और मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, तो ये समझ लो कि वहां पर इंस्टीट्यूशन का कोई भी किरदार नहीं था। अब हम बात करते हैं तीसरी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी फ्लड और लल्लड़, इसको आप कह लो। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमें बताता है कि जब मार्केट एक स्विंग से लिक्विडिटी लेगा, तो मार्केट वापस ना एक समझ लो एक रेंज क्रिएट की, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज क्रिएट की ना, तो जब मार्केट वापस आएगा तो मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा, रिट्रेसमेंट, यानी कि जहाँ उसकी पूरी हो जाए। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मार्केट वहां से मुड़ सकता है, वापस अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, वहां से मार्केट वो लिक्विडिटी लेके मुड़ेगा। चौथी चीज है टर्टल सूप। टर्टल सूप जो चीज है ना, वो एक ऐसी शानदार चीज है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं ये उस टर्टल सूप की बात नहीं कर रहा जो आपने अक्सर मार्केट में वैसे ही टुरते फिरते देख लिया होगा और वो बेकार सी बात है बिल्कुल ही, यानी कि आपको मैं कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बताने लगा इसके ऊपर। लेकिन ये जो चीज है ना, ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना काबिल है कि आप ये समझ लो कि इंस्टीट्यूशन की एंट्री की तरह ही है। लेकिन ये होता कहाँ पर है और काम किस तरह से करता है, वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो। अच्छा, इसके बाद है रिटेल लिक्विडिटी। रिटेलर की लिक्विडिटी इस वीडियो में पता लगेगी। साथ ही फिर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, विच पीडीआर इज वर्क एक्चुअली के बारे में हम बात करेंगे, कौन सा पीडीआर काम करता है। इसी तरह फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअवे गैप, एसएमटी एंड पीएसपी। और आखिरी में हम बात करेंगे हायर टाइम फ्रेम टू मिडल टाइम फ्रेम और मिडल टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम। हायर टाइम फ्रेम से जब हम डायरेक्टली लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, अब एक डेली की एफपीजी में मार्केट एंटर हुआ,
हम उसको 5 मिनट पे या 15 मिनट पे शिफ्ट करके डायरेक्ट ही एमएसएस पे एंट्री लेते हैं ना, तो मार्केट स्टॉप एंड करती है। उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम एक मिडल टाइम फ्रेम यूज़ करें, उसका पीडीआर इस्तेमाल करें। हायर टाइम फ्रेम जिसको हमने रखा है, जैसे डेली को रखा है, तो वहाँ के बायस और वो जो एफवीजी में जिसमें एंटर हुआ ना, हमें पहले उसको काम कर लेने देना है। अब मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है आईआरएल टू ईआरएल, ईआरएल टू आईआरएल। वो क्या है? मार्केट ने इस जगह पर एक स्विंग लो क्रिएट किया और इस जगह पर एक स्विंग हाई क्रिएट किया। इस स्विंग हाई क्रिएट करने पे मार्केट में अब क्या क्रिएट होता है ओवरऑल, इस जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने एक एफईजी क्रिएट की। अच्छा, ये एक ही एफईजी है, तो यहाँ पर हमारे पास एफईजी को हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहेंगे। वो कैसे कहते हैं मैं आपको ना समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर मार्केट में इम्बैलेंस रहता है ना, तो वहां से मार्केट तेजी से मूव करके गया हुआ, तो वहां तक मार्केट वापस जब आता है तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैं समझाता हूँ कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया ना और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, तो यहाँ पर ना लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस देखने को मिलता है, तो लोग बाय कर लेते। बाय करने के बाद क्या होगा, किसी का स्टॉप यहाँ आ जाएगा, किसी का स्टॉप यहाँ आ जाएगा। इस कैंडल के लो के नीचे भी स्टॉप रखे होंगे। तो ये जो लिक्विडिटी एरिया होता है ना, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये एफवीजी, इसके ऊपर ऊपर काफी सारी सेल जो बायर की ना लिक्विडिटी कलेक्ट करनी होती है मार्केट ने, तो बायर की यहाँ लिक्विडिटी आ जाती है, स्टॉप लॉसेस आ जाते हैं, तो मार्केट उस लिक्विडिटी को लेता है और फिर ऊपर जाता है। ये सारी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक बढ़ेगा। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्ट्रक्चर के दौरान या स्ट्रक्चर के अंदर रहने वाली लिक्विडिटी, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट में जो स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि ये जो लो पॉइंट है ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये ना हो, ये भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। स्विंग हाई स्विंग लो से जो बाहर रहेगी, यानी कि स्ट्रक्चर जो बना है उससे उससे जो लिक्विडिटी बाहर रहेगी ना, वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। स्ट्रक्चर के दौरान जो अंदर यानी कि एरिया बना है, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अच्छा, एक और चीज, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक गया और ये वाली जो एफईजी बनाई थी ना मार्केट ने, इसको एक बार पहले वो फिल कर चुका है। अब यहाँ पे मार्केट में ये कैंडल बन गई, फिर ये एक बन गई, फिर एक नई कैंडल बनी, यहाँ से ओपन हुई, उसने सारी लिक्विडिटी साफ कर दी और यहाँ तक जा रहा है। तो क्या ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है? बहुत सारों को देखा उसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी नहीं कहते, या इस चीज का कभी जिक्र ही नहीं हुआ। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कोई एफईजी नहीं है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वो है जो लिक्विडिटी है, मतलब ये कि मार्केट में इस लो के नीचे लिक्विडिटी मौजूद है ना, इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी मौजूद है, प्रीवियस डे के लो के नीचे होती है ना, इस लो के नीचे भी मौजूद है। जाहिर है किसी ने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखे होंगे अपने, जब यहाँ एमएसएस देखने को मिला होगा। इसी तरह यहाँ पे भी लिक्विडिटीज मौजूद है, तो इस स्ट्रक्चर में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मौजूद है। तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एरिया बन गया। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक जाएगी। अच्छा, ये सेम सिनेरियो सेल साइड में भी रहेगा। मतलब ये कि जब मार्केट, अभी तो ये बाय का सारा स्ट्रक्चर है, ये सेल साइड में भी रहेगा। वो ये देख लो इस तरह से, ये कि मार्केट में यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट हुआ और ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ। अब जब मार्केट ने यहाँ से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली है ना, तो मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ बढ़ रहा है। वो ली या नहीं ली, मतलब वो यहाँ से समझ लो किसी पीछे स्विंग हाई से लिक्विडिटी लेके मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट की ऊपर, फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ बढ़। दोनों साइड पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे जो आप इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के हिसाब से जो ट्रेड कर रहे हो ना, यानी जो आपका ऑर्डर फ्लो है, अब जैसे यहाँ पे मान लो बुलिश है, तो आप ये जो सेल में ट्रेड कर रहे हो, इसका दर्जे तक खतरा होता है कि मार्केट उस पीडीआरए तक पहुंचे ही ना, उस आईआरएल तक पहुंचे ही ना। तो इसका बहुत एक्यूरेसी के साथ आपको एंटर करना पड़ता है। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक पहुंचने में ना बहुत सारे ऊपर से सेलर्स के स्टॉप खा के निकलेगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है। देखो, जैसे आपने इस जगह से एंटर करना था ना, ये एमएसएस क्रिएट हो गया, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ गया, आप यहाँ से एंटर करते, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालते, मार्केट इसके ऊपर से विक मार के भी नीचे आ सकते। तो ये बिल्कुल अलग चीज है। तो ऐसी कंडीशन में आप काउंटर ट्रेड कर रहे हो, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की। इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्डर फ्लो है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मार्केट में आपको इसे किस टाइम फ्रेम पर देखना है। देखो, मिनिमम तो आप इसको 4 HP चेक करोगे, इससे नीचे नहीं आ सकते। आप 1D पे चेक कर सकते हो, 1 वीक पे चेक कर सकते हो, 1 मंथ पे चेक कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसको एक ही टाइम फ्रेम का आपने मान के चलना है। ये नहीं है कि आप 1 मंथ का भी ले रहे हो, 1 वीक का भी ले रहे हो, 1D का भी, 4 इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो लेके चल रहे हो, 4H का भी लेके चल रहे हो। ऑर्डर फ्लो यानी स्ट्रक्चर के मार्केट IRL टू ERL जा रहा है, यहाँ से लेके फिर IRL टू ERL जा रहा है, तो ये ध्यान रहे कि ऐसे नहीं आप कर सकते। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर देखो कि मार्केट में ये क्या है, यहाँ पर एक एफईजी क्रिएट हुई है, ये ब्रेक अवे गैप है, इसलिए मार्केट इस एरिया में एंटर नहीं कर रहा। ब्रेक अवे गैप क्या होता है, अगर आपको नहीं पता मैं आगे चल के समझा देता हूँ। अब मार्केट में यहाँ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से जब मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में एंटर किया, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बाद मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक जाएगा। और खाली ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो नहीं है, अब इसके साथ जितनी चीजें पीछे बताई हूँ सारी जोड़नी पड़ती है। एक दो चीज अगर मिस हो जाए तो अलग चीज है, वरना आप इस तरह नहीं कर सकते कि
कि मार्केट बस IRL टू ERL जा रहा है, वही इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। और एक चीज तो मैं आपको पहले ही शुरू में बता चुका हूँ कि 100% चीज आपको नहीं पता लगाई जा सकती। अगर आप वो पता लगा लोगे किसी भी तरह से, तो मार्केट एक तो नहीं लगाया जा सकता, लगा भी लोगे तो वो चीजें काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि रिटेल ट्रेडर का पैसा बनाना इनका काम नहीं है। रिटेल ट्रेडर को ये ट्रैप करते हैं, और रिटेल ही ट्रैप नहीं होती, इंस्टीट्यूशन भी आपस में इन सारे मामलात में फंसते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ कि यहाँ से लेकर IRL से ERL गई, फिर ERL से IRL आई, फिर IRL से ERL की तरफ चली गई। हमारा जो ऑर्डर फ्लो है ना, वो इसी तरह ही काम करता है। अभी ये सारी चीजें अलाइन होंगी ना, फिर आपको सारी ट्रेड करनी भी समझ आएगी। लेकिन ये ध्यान रहे, ये जो चीज है ना, ये इतनी बड़ी जो चीज है, इसके अंदर आपने इसको नहीं देखना, इसकी तरफ बस ध्यान रखना है। IRL और ERL ये आखिरी एरिया आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये टाइम फ्रेम एक ही होगा इसका, आप जिस पे भी चेक कर लो। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे होगा। अगर तो आप हो स्विंग ट्रेडर, तो 1 मंथ आपके लिए मैक्सिमम हाई टाइम फ्रेम, उसका ऑर्डर फ्लो आपने फॉलो करना है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो नजर आपके बस यही रहनी चाहिए। ये जो 2 मंथ में आपका ये एरिया आएगा ना, ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ये स्विंग ट्रेड थी, इसको निपटा सकती है। इसी तरह अगर तो आप हो शॉर्ट टर्म ट्रेडर, तो आपके पास ये 1 वीक का चेक कर लो। और इसी तरह अगर आप इंट्राडे हो तो ये आप 1D का मैक्सिमम चेक कर सकते हो, और अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह टाइप का करते हो तो ये आप फिर 4H का चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं FLOD यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंड LLOD यानी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये आप देख सकते हो कि ये एक स्विंग लो क्रिएट हुआ और ये एक स्विंग हाई बन जाएगा नेक्स्ट कैंडल जब बन जाएगी। इसमें एक ब्रेकअवे गैप ये है, एक FVG ये है। मार्केट जब वापस आएगा, इन दो में से कहां से मुड़ेगा? फर्स्टली होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मार्केट रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ही मार्केट वापस चला जाता है ERL तक। एक और चीज सुन लो मेरी यहीं पर ही, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, यहाँ पे ये देखो कि मैंने लिखा हुआ है, ये कैंडल आई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ही मार्केट रिवर्स करके ERL तक चलेगी। अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ये लो होता है, इसको लेकर ही मार्केट बाय जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ। अब एक और चीज समझ लो, ये फर्स्ट FVG ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा बहुत बार होगा कि मार्केट पहली FVG को ब्रेक कर देगी, दूसरी से वापस चली जाएगी, तो आप तो इसका इंतजार करते रहे। नहीं, आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को समझना होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ढूंढने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आपको ये समझना होगा कि विच PD अरे इज वर्क एक्चुअली, कौन सा PD अरे काम करेगा, वही आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो ये तो है ही, तो ऑलमोस्ट टर्टल सोप की तरह काम करेगा। फिर अभी मैं आगे चलता हूँ और आपको समझा दिया कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है कि मार्केट पहले ही FVG से बाय चला गया, ये तो अभी तो चला गया, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही है। लेकिन यही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट लाजमी नहीं है इसी से ही मुड़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ से चला गया, तो उसका जिम्मेदार कौन? कोई भी नहीं। ऐसे ही है ना, कोई भी नहीं जिम्मेदारी लेगा। जिसने आपको सारी चीजें सिखाई, कोई भी जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। मैं लूंगा? मैं भी नहीं लूंगा। अगर मैं ऐसी कोई बात करूंगा आपसे, तो मैं ऐसी बात भी करूंगा तो वो भी गलत है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपको समझना होगा कि बीच PDR इज वर्क एक्चुअली, वही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब हम बात करते हैं टर्टल सोप के बारे में। ये तो एक सिर्फ इमेज है, मैं आपको टर्टल सोप का काम दिखाऊंगा कि मार्केट में जो टर्टल सोप है वो काम करता किस बिहाफ पे। अभी MMXM ने भी अपने चैनल पे वीडियो डाली है कि वो असल में ना जो ऑर्डर फ्लो है ना, उसके अंदर जहाँ जहाँ टर्टल सोप है ना, वहां से जब आप एंटर करते हो ना, उसका लेवल ही अलग है। मैंने अपनी यूरो USD की एक लिमिट लगवाई थी, इसी तरह से मुझे टर्टल सोप की एंट्री मिली थी, और SMT था यूरो USD और GBP USD में। वो एंट्री मिस हो गई, बस मैंने वो 50% के एरिया से कैंडल के ऊपर, क्योंकि कैंडल बड़ी थी, इसी टाइप की कैंडल थी, तो मैंने उसके 50% से लगवा दिया, और वहां ऑर्डर ब्लॉक भी था, लेकिन मार्केट 25% से चली गई। वो ट्रेड मिस हो गई। वो मुझे 100% यकीन था कि जो यूरो USD था वो बहुत ज्यादा सेल हो रहा था, बस वो मिस हो गई। अब उसकी क्या ही बात कर सकते हैं। लेकिन ये कि वो एंट्री बड़ी जबरदस्त, मुझे यकीन था कि ये मेरा टारगेट हिट करेगी, सेल किया था मैंने उसमें। वो मैं आपको मार्केट में जब जाऊंगा ना, चार्ट पेपर दिखाऊंगा। अच्छा, क्या होता है कि मार्केट एक लो बनाता है, एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है। जब मार्केट नीचे आके इसके नीचे ब्रेक कर देता है ना, तो लोगों को क्या लगता है, जैसे यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, लोगों को लगा MSS हो गया, मार्केट ने इसके अंदर एंटर किया, लोगों को एंटर करवा लिया सेल में। इसके स्टॉप यहाँ, किसी के स्टॉप यहाँ, किसी के FVG पे। मार्केट ने यहाँ से फेक टर्टल सोप किया, बाय वालों के भी स्टॉप लॉस खा लिए और जाते सेल वालों के भी खा लिए। ये टर्टल सोप आपको एंटर पता कहाँ पर करना था? जब ये वाली कैंडल क्लोज हो गई थी यहाँ पर। इसके आप 25% से भी कर सकते हो, 50% से भी कर सकते हो। इसके लिए एक मैंने ना अपनी खुद के ऑब्जर्वेशन से ये चीज नोट की है कि अगर ऊपर कोई इस तरह से PDR ऐसा आ जाएंगे ना, यानी कोई FVG वगैरह आ गई, ऑर्डर ब्लॉक आ गया, जिससे एक थोड़ी सी डीप रिट्रेसमेंट जो कि रिटेल को हंट करने के लिए और हंट करने के लिए ये डाल देते हैं ना इंस्टीट्यूशन, उसमें डीप रिट्रेसमेंट में 50% ना फिल हो जाता है आराम से, 50 या 75% तक। तो और अगर ऐसा नहीं है ना, तो मार्केट इस तरह का सिचुएशन करती हुई जा रही है, तो फिर 25% मैक्सिमम होता है। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं।
आप यहाँ देखो, जो अगला जो चीज है ना वो है रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी, रिटेल लिक्विडिटी 5 से 6% किरदार मार्केट को चलाने में रिटेल ट्रेडर का है। इसी वजह से कि रिटेल ट्रेडर के कहने पे कुछ भी मार्केट में नहीं हो सकता, या उसको कुछ भी कर देने से कुछ भी नहीं होता। बस वो जो रिटेल ट्रेडर पैसा बना भी लेते हैं, जो वो इसीलिए है कि या तो उनको ट्रैप करने के लिए वो पैसा बना के दिया जा रहा होता है, या फिर जो थोड़ा बहुत आईसीटी टाइप के जो ट्रेडर हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है फुटप्रिंट्स का, तो वो आइडिया लेके अपनी ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो सूरत में जब वो फुटप्रिंट्स बन जाए, मार्केट ने इस जगह से उठना था ना, तो इस पॉइंट से था। मैं तो नहीं यहाँ से एंटर हुआ, मैंने तो एमएसएस का वेट किया, पीजी मैंने दिया, यहाँ से एंटर किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाला, मार्केट यहाँ से उठा, मैं यहाँ से उठ गया बाय करा, तो मैंने फुटप्रिंट्स को फॉलो किए। अगर मुझे सही लेवल पता हो तो मैं यहाँ से एंटर करूंगा, नहीं कर रहा ना, मैं एमएसएस का वेट कर रहा हूँ, मैं यकीन नहीं बना रहा हूँ। देखो नीचे लिक्विडिटी है, नीचे एफईजी है, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है मार्केट यहीं से उठेगा, लेकिन क्या मैं एंटर कर लिया? उसमें नहीं किया ना एंटर। तो मैं वेट कर रहा था उस पॉइंट का मार्केट में। मैं मार्केट यहाँ से असल में इस पॉइंट से निकला है, इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर यहाँ से बाय हुए हैं, मैंने यहाँ से बाय किया कम से भी कम, तो मैंने इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करके यहाँ से बाय किया, जिस फुटप्रिंट की मैं पीछे आपको बात करी। अब आप ये देखो क्या क्या है यहाँ पर, इस स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, इस स्विंग हाई के ऊपर भी है, इस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी है, इस स्विंग लो के नीचे भी है, इस स्विंग लो के नीचे भी, इस स्विंग लो के नीचे भी, इस स्विंग लो के नीचे भी ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पड़ी है, इस स्विंग हाई के ऊपर भी है, इस स्विंग हाई के ऊपर, इस स्विंग हाई के ऊपर, इस स्विंग लो के नीचे, इस स्विंग लो के नीचे, ये भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है स्विंग लो के नीचे। हर तरफ ही तो लिक्विडिटी है, लेकिन जिसको चीजें समझ आती होंगी वो यहाँ से मार्केट अगर ऑर्डर फ्लो बोली है तो ये मार्केट ने सारी लिक्विडिटी साफ की, पीडीआरए में एंटर किया हायर टाइम फ्रेम के, एमएसएस किया लोअर टाइम फ्रेम पर। इसको आप अभी लोअर टाइम फ्रेम के नजरिए से देख लो, क्योंकि हर लोअर टाइम फ्रेम का या हर हायर टाइम फ्रेम का भी एक हायर टाइम फ्रेम होता है, इस तरह हर बाप का एक बाप होता है। तो ना एमएसएस हो गया, फिर मैंने कहीं जाके ट्रेड की। तो जो फुटप्रिंट्स का ना असल मकसद यही था समझाने का, या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का, रिटेल लिक्विडिटी का, कि मैं आपको ये समझा रहा मार्केट ने यहाँ से बाय होना था, इंस्टीट्यूशन ने यहाँ से बाय किया, मैंने यहाँ से बाय किया। तो कोई आईसीटी तो क्या कोई भी कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं बता सकता असल में बाय किस पॉइंट से आएगा। ये आपने एक आइडिया लिया था, मार्केट यहाँ से उठी, आपको फुटप्रिंट्स आपने फॉलो की, हाँ मार्केट यहाँ से बाय जा रहा है, एफईजीज क्रिएट हो रही है, ऑर्डर फ्लो सही बन रहा है, तब आपने इसमें एरिया में एंटर किया, फिर मार्केट बाय गई, बाय अब चली गई, जाहिर है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब हम जिस चीज की बात कर रहे हैं ना वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मार्केट स्ट्रक्चर प्लस विच पीडीआरए इज वर्क एक्चुअली। मार्केट में एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, मुझे पता है मार्केट में ये वाला आईआरएल काम करेगा, इसको मैंने आईआरएल लिखा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यही मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मार्केट यहीं से मुड़ेगा, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गया, यहाँ से नहीं मुड़ेगा, ये लिक्विडिटी खा के मुड़ेगा। अब एक चीज को समझो कि मुझे एक फेयर वैल्यू गैप ये था, एक फेयर वैल्यू गैप ये था, ये ब्रेक अवे गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप। मुझे कैसे पता लगेगा कि मार्केट इससे बाय जाए? अगर मार्केट पीछे की स्विंग से लिक्विडिटी खाया के आया ना, तो मार्केट के लिए ये बहुत आसान है कि ये ब्रेक अवे गैप भी फिल कर देते। लेकिन चलो यहाँ तो ये कंडीशन है कि मार्केट में ये ब्रेक अवे गैप है, इसके फिल होने के चांस ये ओपन ही रहता है मोस्टली, मार्केट ना एफपीजी को फिल करके बाय चला जाएगा। यहाँ तो ये मुझे पता लग गया, ये आइडिया हो गया। मान लो ये दोनों ही एफपीजी होती, ये दोनों ही एफपीजी होती, फिर मार्केट कहाँ से बाय जाएगा? दोनों में से कैसे आप सिलेक्ट करोगे? सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, ये एक आपका हायर टाइम फ्रेम है, ये क्या टाइम फ्रेम है? आपने हायर टाइम फ्रेम किसको रखा है? मान लो आपने वन डे को हायर टाइम फ्रेम रखा, डेली के टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम रखा, तो इस डेली के टाइम फ्रेम से जो अगला टाइम फ्रेम है ना वो वीकली टाइम फ्रेम है। मेरे हायर टाइम फ्रेम से जो अगला टाइम फ्रेम है, जैसे ये डेली का टाइम फ्रेम था हायर टाइम फ्रेम, तो ये मेरा वीकली का हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम का नेक्स्ट टाइम फ्रेम, ये एंटी मतलब नेक्स्ट टाइम फ्रेम। इस पे चले जाओ एक बार, जब आप यहाँ पहुंचोगे तो आप ये देखोगे कि इस जगह पर भी एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर एफईजी बनी हो और इधर ना बनी हो। अगर ना बनी हो वो तो बिल्कुल ही रेयर किस्म है। अगर मार्केट में यहाँ पर ये दो एफईजी है ना और यहाँ पर ये एक एफईजी है, तो ये ध्यान रखो कि ये एफईजी, ये वाली एफईजी, इनमें से जिसके साथ लाइन हो रही है वही इन दोनों एफईजी में से काम करेगी। जैसे अब यहाँ पर आप ये देखो कि मार्केट में ये जो एफईजी है ना, ये हायर टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट इससे, यानी जो मेरा हायर टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर इतनी बड़ी बन चुकी हुई होगी इस एरिया में। हो सकता है यहाँ से शुरू हुई हो और यहाँ तक होल्डिंग पड़ी हो, इतनी बड़ी होगी ये वीकली एफईजी। डेली के टाइम फ्रेम पर वीकली एफईजी बड़ी दिखेगी, इतनी ही नहीं दिखेगी। तो ये देखो कि जिस तरह ये इसके साथ अलाइन हो रही है, अभी यहाँ ये अलाइन कैसे होती है वो मैं आपको चार्ट पे जाकर समझा दूंगा। जो अलाइन हो रही होगी ना
वही एफवीजी काम करेगी दोनों में से। ये वाली नहीं अलाइन हो रही, ये वाली अलाइन हो रही है, मार्केट यहीं से बाय चला जाएगा। और अगर ये फेल हुई तो मार्केट में आपको पता है कि फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बाद लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही काम करे। मतलब मार्केट इस स्विंग लो के नीचे से लिक्विडिटी लेगा तो ये मतलब है कि इसके नीचे से लिक्विडिटी ली जाएगी, ये काम नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में और ब्रेक अवे गैप्स के बारे में। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि मार्केट में एक 3 कैंडल फॉर्मेशन है, फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी और थर्ड कैंडल जो बनी है, तो थर्ड कैंडल ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल के हाई के और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान एक गैप क्रिएट हो गया। अब ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये फेयर वैल्यू गैप है या ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप फिल नहीं होना होता, फेयर वैल्यू गैप ने फिल होना होता है। तो ये चीज समझने के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि ये फेयर वैल्यू गैप है या ब्रेक अवे गैप है। फेयर वैल्यू गैप की ये पहचान है कि फर्स्ट जो सेकंड कैंडल है जो उसका हाई है उसके अंडर ही क्लोजिंग चाहिए, चाहिए कैंडल बुलिश में ही क्लोज हो जाती, लेकिन इसकी कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके कैंडल के हाई के अंदर आ गई है, जैसे यहाँ पे देखो ये हाई है, इस कैंडल ने इसके हाई के ऊपर नहीं क्लोज किया, अंडर क्लोज किया, अंदर जब क्लोज कर दिया तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया, मार्केट इसको फिल करके बाय जाएगा। लेकिन क्या हो कि मार्केट में 3 कैंडल फॉर्मेशन हो, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर थर्ड कैंडल का जो बॉडी है वो क्लोज कर दे इस तरह से, तो जब उसने क्लोज कर दिया तो ये ब्रेक अवे गैप है और यहाँ पर तो ऐसी बड़ी रिजेक्शन भी है, तो इसमें बहुत कम चांस है कि मार्केट इस ब्रेक अवे गैप को फिल कर दे। ब्रेक अवे गैप भी फिल हो जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि मार्केट साइड पड़े किसी स्विंग हाई से लिक्विडिटी ले ले तो मार्केट इधर इसमें एंटर कर लेता है। वो मैं आपको चार्ट पे समझा दूंगा जब मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेक अवे गैप कब फिल होते हैं। लेकिन अगर ब्रेक अवे गैप और फेयर वैल्यू गैप में से किसी को फिल करवाना हो, फेयर वैल्यू गैप को आपने प्रेफरेबल रखना है, वही फिल होगा। अब हम बात करते हैं मार्केट में जब हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का फॉलो करते हैं ना, तो चाहे कोई भी टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो हो, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये 4 ब्लॉक्स ना बने हो, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, प्रोपल्जन ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक। अब क्या है ये देखो, ये मार्केट यहाँ से उठा, इस जगह से उठा और उसके बाद मार्केट ने इसके लॉस के नीचे से लिक्विडिटी खाई, हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में एंटर किया, देन मार्केट ने इसी आरडी के ऊपर ब्रेक कर दिया, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया तो बाय चला गया, ऑर्डर ब्लॉक आपको पता है ऑलरेडी। इसी तरह मार्केट में ये तो आपका ये ब्लैक कैंडल जितनी सारी थी ये सारे ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये अकेला अगर एक कैंडल ये होती, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल दरमियान में बन जाती तो ये अकेली ये वाली कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होता। अब क्योंकि ऐसा नहीं है, सारी कंसेक्टिव कैंडल्स हैं, तो ये आपका कंसेक्टिव कैंडल पूरे का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसमें एंटर किया देन बाय चला गया, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सामने ही मिलेगा। अब आते हैं ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर। ब्रेकर ब्लॉक आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में ये तो है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के साथ आप ये बुलिश कैंडल देख रहे हो, ये एक है या दो है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, इसकी बॉडी इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज ये, दूसरा ये कि मार्केट में ब्रेकर और ना बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक में एक फर्क होता है। मिटिगेशन ब्लॉक एक तो मार्केट लो हाई लो बना के जैसे ही इसको ब्रेक करेगा दोबारा इसी को सपोर्ट लेगा और हाई क्रिएट करेगा, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक में ना मार्केट ना दो साइड से लिक्विडिटी हंट करता है। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक एक लो बनाया, फिर एक हाई क्रिएट किया, लो हुआ छोटा सा, साथ ही जो अभी यहाँ पर लो बना था ना यहाँ पर उसको उड़ा देगा, लिक्विडिटी खाएगा, ऊपर क्लोज करेगा तो ये ब्रेकर बन जाएगा। ये भी चार्ट पे जाकर आराम से समझाऊंगा। मिटिगेशन भी ब्लॉक आपको समझा दिया। इसी तरह प्रोपल्जन ब्लॉक क्या होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक था मेरा, मार्केट ने इसके ऊपर जब टैप किया और जैसे ही इसके ऊपर ये देखो, जैसे ही मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, इसको पता है आपको मैंने कितनी एंट्रीज लेता हूँ मैं, तो आपको पता ही जब मैं ट्रेडिंग वगैरह करवा रहा होता हूँ, तो मैंने ये एंटर किया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक हुई, मार्केट ने जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को जिस ब्लैक कैंडल ने टैप किया और उस ब्लैक कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो आपका ये जो बुलिश कैंडल है ये प्रोपल्जन ब्लॉक है, सॉरी ये जो बेरिश कैंडल है ये प्रोपल्जन ब्लॉक। मार्केट इस पे एंटर करेगा तो आपने एक तो प्रोपल्जन ब्लॉक पे से ना आपने दो तरह से एंटर कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इधर से एंटर करो और इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल लो, ये एक रूल है लेकिन ये तरीकाकार ठीक नहीं है, ये कंटिन्यूशनल ये चीज ना कंटिन्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक में होती है, लेकिन जो प्रोपल्जन ब्लॉक होता है ना ये फर्स्ट ही होता है, इसके बाद नहीं बनता ये। इसके ना 50% के बॉडी ना, इसको आप बॉडी को बॉडी मार्क करो और ना जो नेक्स्ट कैंडल जब इसमें टैप करें तो कोई भी विक किसी भी कैंडल की सॉरी बॉडी इसके 50% के नीचे ना क्लोज हो, ये मैं चार्ट पे चल के भी आपको समझा दूंगा। अगर इसके 50% के नीचे क्लोजिंग आ रही है तो हो सकता है कि मार्केट इसको उड़ा दे, इस लो को, मार्केट किसी नीचे वाले एरिया से दोबारा बाय जाए, तो वहां पर टोटल सोप होने के चांसेस रहते हैं। आई होप ये जहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एसएमटी एंड पीएसपी के बारे में। एसएमटी क्या है कि आपको पता है कि एसएमटी के लिए ना आपके पास एक टाइम फ्रेम पर मार्केट एक स्विंग हाई से लिक्विडिटी लेती है, यहाँ ले लिया देखो स्विंग हाई से, एक में नहीं लेती, और इसी तरह जो यहाँ पर लो मार्केट ने बनाए हुए होंगे तो मार्केट उनमें जब एंटर करेगी ना तो एक वीक पेयर था, वीक पेयर जल्दी से अपनी डाउन लिक्विडिटी हिट करेगा, यहाँ पर मार्केट नहीं करेगा। अच्छा एसएमटी के ऊपर और पीएसपी के ऊपर इतनी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है कि आप अगर वो वीडियो देख लोगे ना तो आपका स्ट्रक्चर को देखने का, आपका मार्केट को देखने का जो नजरिया है ना वो एकदम तब्दील हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि पीडीआर फिल होने की जरूरत है भी या नहीं, और वो इससे पहले वाली वीडियो है
इस वीडियो से, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने यूरो यूएसडी में जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये मुझे किस पेयर के साथ चेक करना है? जीबीपी यूएसडी के साथ। इसी तरह अगर ये चीज़ मुझे किसी भी पेयर के साथ कोरिलेशन, नॉन कोरिलेशन में दोनों में चेक कर सकते हो। अगर मुझे कोरिलेशन पेयर में देखना है, तो अगर मैं गोल्ड के साथ एसएमटी देख रहा हूँ तो मैं सिल्वर में देखूंगा एक्सएजी यूएसडी में, और अगर मुझे नॉन कोरिलेशन के साथ देखना है तो मैं डॉलर इंडेक्स में देखूंगा। इसी तरह जब मैं यूरो यूएसडी में देख रहा हूँ तो जीबीपी यूएसडी में देखूंगा। जैसे मैं यहाँ भी देख के आया, मुझे यूरो यूएसडी में मार्केट ने इस हाई के ऊपर, इस वाले हाई के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, इस वाले हाई के ऊपर सेम टाइम पे बने हुए हाई के ऊपर ये वाला स्विंग हाई लिक्विडिटी नहीं ले रहा, जबकि इसने इधर लिक्विडिटी ली है इस पेयर में। तो इसी तरह चेक होगा। अगर मैं नॉन कोरिलेशन में देखूंगा, डॉलर इंडेक्स के साथ देखूंगा, और ये लेस कोरिलेशन है इसमें, यानी कि इनका कोई खास काम है नहीं, वो 30% लगा लो बस। एसएमटी मिले तो इनमें मिले, इनमें अगर मिल जाए तो 30% ही वो चीजें वर्क करती है। बाकी जीबीपी जेपीवाई जो क्रॉस पेयर है, उनके अंदर मैं यूरो जेपीवाई के साथ देखूंगा। इनका कोई नॉन कोरिलेशन या लेस कोरिलेशन नहीं होता। आपको जीबीपी जेपीवाई पे अगर देखनी है तो यूरो जेपीवाई के अंदर आपको जीबीपी जेपीवाई में मार्केट हाई उड़ा दे, यूरो जेपीवाई में मार्केट ना उड़ाए, तो आप यूरो जेपीवाई में सेल कर सकते हो। इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग पेयर को समझना होता है, वो आपको एसएमटी वाली वीडियो में समझा। अब मार्केट में क्या है, ये हायर टाइम फ्रेम है, ये मिडल टाइम फ्रेम है। मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, यहाँ से आने के बाद मार्केट ने इस वाली एफईजी के अंदर, आईआरएल के अंदर एंटर किया। मार्केट आईआरएल में एंटर हो गया तो कहाँ तक जाएगा? मार्केट ईआरएल तक, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक जाएगा। यहाँ पे आप ये समझ लो कि दोनों ही एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। मार्केट ने क्या किया, जब इस एफईजी में एंटर हुआ ना, तो ये मिडल टाइम फ्रेम पर ऐसे दिख रही थी, जैसे कि ये डेली का टाइम फ्रेम है। मिडल टाइम फ्रेम मैंने 1H कर रखा है, हालांकि ये लोअर टाइम फ्रेम है डेली का, लेकिन मैंने क्योंकि 5 मिनट पे जाके एंट्री करनी है ना, इसलिए मैंने इसको मिडल टाइम फ्रेम रख लिया है अपने लिए। हालांकि ये इसका लोअर टाइम फ्रेम है डेली का 1H, लेकिन मैंने इसको मिडल टाइम फ्रेम के लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1H के ऊपर एंट्री नहीं लेना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ मेरी 5 मिनट पे एंट्री बने। तो ये जो डे की एफपीजी है ना, ये 1H के ऊपर इतनी बड़ी दिखेगी, इतनी बड़ी, ऐसे ही होता। और आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये एसएमटी क्रिएट हुई है, यहाँ से इस वाले ये आप ये डे देख रहे हो, ये डे की लिक्विडिटी ये वाले डे ने ली है, लेकिन जिसका कोरिलेटेड पेयर है ना, उसने लिक्विडिटी नहीं ली, बल्कि उसने एफपीजी में एंटर भी नहीं किया, लेकिन वो फिर भी सेल चला गया, क्योंकि यहाँ पर कोरिलेशन पेयर ने लिक्विडिटी ले ली है, एफपीजी में एंटर कर दिया। ये चीज अगर आपको समझनी है तो वो आपको एसएमटी वाली वीडियो देखनी होगी, बहुत कमाल की है। स्ट्रक्चर का देखने का नजरिया ही चेंज करते हैं आप। इसी तरह ये वो वाला हाई है, ये वाला हाई, और ये न्यू कैंडल का हाई है, इस वाली कैंडल का। अब जब जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज कर चुकी, जैसे ही सेकंड कैंडल ओपन होगी, यहाँ पर आप ये देखो कि ये वाली कैंडल क्लोज होगी, नई कैंडल ओपन होगी, इसने एफपीजी में एंटर कर दिया। ये वाली कैंडल थी, ये क्लोज हो गई, ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, नई कैंडल ओपन हुई। यहाँ से कैंडल ने ओपन होने के बाद एफपीजी में एंटर किया। अब ये देखो, जब ये इस एफपीजी में एंटर हो गया, मेरी ये वाली एफपीजी मेरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैंने अब इसको बिल्कुल भी नहीं देखना, मेरा एमएसएस हो गया मिडिल टाइम फ्रेम पर, और एफपीजी में एंटर होने के बाद मार्केट रिजेक्शन ले रहा। जब ये एफपीजी में इस वाली में एमएसएस होने के बाद इसमें एंटर कर रहा है ना, तो मैं अब 5 मिनट पर जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा 1 आवर का मिडल टाइम फ्रेम था। अब मेरी ये एफपीजी, ये मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये मेरी एफपीजी जो है ना, ये वाली एफपीजी, ये वाली एफपीजी नहीं है, ये वाली एफपीजी नहीं है, बल्कि मेरी एफपीजी वो ये वाली है। ये 1H की इतनी छोटी एफपीजी 5 मिनट के ऊपर इतनी बड़ी दिखती। ये होने के बाद मार्केट ने जब इस लो के नीचे एमएसएस किया, तो यहाँ पर ये वाला जो ब्रेकअवे गैप था, मार्केट ने इसको फिल किया। मैंने यहाँ से एंटर किया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाला, इस बॉडी के ऊपर समझ लो, और मैंने ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट कर लिया, या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए जिस तरह से मैं टारगेट करता हूँ वो मैं आपको चार्ट पे चलकर समझा दूंगा। 1/3 मैंने फॉलो कर लिया। ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये वाली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी या ड्रॉन लिक्विडिटी आप इसको कह सकते हो, वो ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ठीक है ना, और ये वाली भी हो सकती है, ये भी, जो लोअर टाइम फ्रेम पे ना 5 मिनट के ऊपर, ये भी काफी दूरी मिलेगी आपको, वो ये वाली समझ लो आप, ये वाली हो। अच्छा, अब हम चार्ट पे चलते हैं, और जितनी सारी आपको चीजें सिखाई हैं, उन सारी चीजों को अप्लाई कैसे करना है, कैसे कैसे सारी चीजें एक जगह नहीं मिलेंगी, कैसे कैसे अपना, असल में ना ये वीडियो बनाने का जो मकसद था ना, वो ये दिखाना था कि आप मार्केट को कैसे देखते हो, और कैसे आप ट्रेड में एंटर करते हो, और कैसे आप अपनी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस रखोगे कि आपको ये ट्रेड होल्ड करनी है और टारगेट तक लेके जानी है। और मान लो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, तो आपकी चीजें सही से काम कर रही थी, आपको परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ वेट करना है और अपने आप को मजबूत रखना है। क्योंकि ट्रेडिंग में ये चीज जरूरी है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए, लेकिन कॉन्फिडेंस तब आएगा ना जब नॉलेज आएगा। तो पहले तो प्रॉपर नॉलेज हासिल करो, और नॉलेज कैसे मिलेगा? वीडियो देख कर मिलेगा। और इस तरह मार्केट को सबसे ज्यादा नॉलेज ऑब्जर्वेशन से मिलता है। आप मार्केट को यार खुद भी देखो कि मार्केट कैसे चलती है। अब हम चार्ट पर चलते हैं। अब मैं गोल्ड के चार्ट पर आ गया हूँ। अब इस जगह पर आप देखो कि मार्केट में आपको ऑर्डर फ्लो किस तरफ दिख रहा है। ऑर्डर फ्लो क्या था कि आपका स्ट्रक्चर
इस जगह पर जो आपका ऑर्डर फ्लो है वो आपको कैसा दिख रहा है? मैंने अपना ऑर्डर फ्लो किस टाइम फ्रेम पर चेक करना था? जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर चेक कर लूँ, मिनिमम 4H रहेगा और मैक्सिमम 1 मंथ पे मैं दायरा चेक करूंगा। और ऑर्डर फ्लो कितने टाइम फ्रेम पर चेक हो सकता है? सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर, जो मैं आपको बता के आया। मैंने यहाँ पर अपना डे के हिसाब से चेक कर रहा हूँ। मेरा यहाँ से अगर मैं देखूं मार्केट यहाँ तक आया तो मेरा जो ऑर्डर फ्लो है वो साफ बात है। मैं कैसे चेक करूंगा अभी क्या है? यहाँ पर मार्केट ने ये वाली, आप देख सकते हो कि इस जगह पर ये वाली ब्रेक आवे गैप क्रिएट की हुई थी। वहीं मैं टैप किया, यहाँ पर एंटर कर गया, इसका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हिट कर दी। ये देखो, आप पीछे वाले को छोड़ो, ये देखो मार्केट इस जगह से शुरू हुआ। अब आपने गौर करते चले जाना है, मार्केट इस जगह से शुरू हुआ और मार्केट यहाँ से लेकर पहले ये वाला लो क्रिएट किया यहाँ पर, लेकिन कोई एफईजी नहीं बनाई, मार्केट वापस आ गया। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक अवे गैप क्रिएट किया, फिर यहाँ तक लो बनाया। यहाँ से लो बनाने के बाद मार्केट ने इसको नहीं देखना अपने भी, मार्केट ने इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करके इसको हिट कर दिया। इस एफईजी से IRL से ERL तक आ गया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखो ये करने के बाद मार्केट ने ये किया, इस हाई के ऊपर से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, मार्केट ने इस एरिया को उड़ा दिया। अब क्या हुआ कि मार्केट में इस जगह पर मार्केट दोबारा IRL टू ERL चलना शुरू हो गया, लेकिन इस बार बुलिश साइड में। फिर मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक चला गया, वो वेट कर दिया। अच्छा, अब मुझे लगा यहाँ से मार्केट बाय हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी। लेकिन एक चीज देखो, मैं यहाँ पर बाय करूं या सेल करूं, मुझे क्या समझ आती? मार्केट कभी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को उड़ा देता है, कभी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को उड़ा देता है, और कभी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के मुखालिफ में, यानी कि बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट कर रहा है। मतलब मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट ने बाय जाना क्यों शुरू कर दिया? अच्छा, ये सारी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक बार लिक्विडिटी साफ की। अब एक और चीज, मार्केट में ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो स्विंग है, ये मार्केट इसके ऊपर क्यों गया, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। और यहाँ से मार्केट क्यों गिर गया? ये दिखने में तो एक टर्टल सूप है कि मार्केट ने इसके हाई के ऊपर से क्लोजिंग की, ये वाली, और लोगों को ट्रैप किया और मार्केट असल में नीचे आ गया। लेकिन आप जिस टाइम फ्रेम पर खड़े हो ना, यहाँ से आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी। मैं आपको ऑर्डर फ्लो चेंज करने को नहीं कह रहा, आपका ऑर्डर फ्लो ओवरऑल एल में ही है। लेकिन यहाँ से ये चीज, ये ट्रैप हुआ, ये बाय में जो मार्केट जा रही है, क्या वो मुझे ट्रैप करेगी? ये मैं कैसे पता लगाऊं भाई? आखिर ये चीज समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा मार्केट ने आखिर यहाँ पर ये बिहेवियर किया क्यों, और ये चीजें ऑब्जर्वेशन से सीखी हुई होती हैं। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट ने सारा साइडवेज बिहेवियर होने की वजह से मार्केट इस तरह से लोगों को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। अब इधर एक चीज नोट करो, जब मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप में एंटर किया ना, तो यहाँ पर डेली मार्केट लिक्विडिटी खा के अंदर क्लोजिंग देता रहा। फिर मार्केट ने इसके लो के नीचे एंटर किया, फिर मार्केट ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर दी। जब मार्केट ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर दी ना, अब मैं आपको बताता हूँ इसने किया क्या। ये मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी को ना टैप करने के लिए ऊपर चला। इस पॉइंट से ऊपर जो मार्केट गया ना, ये देखो, ये वाले पॉइंट से जो मार्केट ऊपर गया, ये वाले पॉइंट से, ये 1D के ऊपर दिखेगा आपको, ये रहा, ये वाला आप देख रहे हो ना, ये स्विंग, ये मेरी बात थी उस वक्त, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला जो स्विंग एरिया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, वीक का ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट टैप करने के लिए ऊपर गया, इसलिए इसके ऊपर से लिक्विडिटी साफ कर ली। तो मेरा अभी ऑर्डर फ्लो जो है ना, वो शिफ्ट नहीं हुआ बाय साइड में। मार्केट ने जब वहां से रिजेक्शन लिया ना, तो मार्केट वापस आ गया। इसलिए ये समझ लो कि एक टर्टल सूप था, मार्केट ने लिक्विडिटी साफ की सारी की सारी और मार्केट नीचे आ गया। अब मेरी ये चीज क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना था, अब मेरे पास हाई पॉइंट ये और लो पॉइंट ये वाला है। यहाँ पे इस जगह पर देखो कि मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाने के बाद 4 इसके अंदर एंटर कर दिया, ये वाली एफईजी फिल हो गई। फिल होने के बाद भी मार्केट क्या कर रही है, मजीद भी लिक्विडिटी साफ कर दे रही है। इसका रीजन पता लगाना बहुत जरूरी है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी अभी भी क्यों साफ कर रही है। सारा कुछ करने के बाद वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? मार्केट में इस हाई से लेकर इस लो तक एक एरिया क्रिएट हुआ। आप बेशक यहाँ अपना डीलिंग रेंज भी मार्क करके देख सकते हैं। ये आपका प्रीमियम एरिया, ये आपका डिस्काउंट एरिया। मार्केट इस प्रीमियम एरिया तक चली गई। ये एक बिल्कुल अलग चीज है, ये हर बार इस तरह से काम नहीं करती। मैं लेकिन ना इससे ना वैलिड रीजन जानना चाहता हूँ कि मार्केट इस जगह पर एंटर करने की कोई और भी खास वजह है जो मार्केट इसको लेकर ही गिरा है। अभी मैं आपको ट्रेड नहीं करने दे रहा, अभी मैं आपको सिर्फ ऑर्डर फ्लो दिखा रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो काम कैसे कर रहा है, मार्केट सेलिंग आ रहा है, कैसे कैसे सेल आ रहा है। ये जरूरी है समझने आपके लिए कि मैं इससे नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर जाऊंगा ना, क्योंकि यहाँ तो मुझे सिर्फ ये बकाया एफवीजी दिख रही है। क्या खाली यही रीजन है? जिस तरह यहाँ पर ये इसके ऊपर उड़ा दिया गया, यही एक रीजन नहीं था, बल्कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रही थी। तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई रीजन हमें मिलेगा। मैं यहाँ पर आ गया, जब मैं 1 वीक के ऊपर आया, तो अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर वाकई कहीं में कोई चांस नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर से लिक्विडिटी खाए। यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ फ्राइडे की जो लिक्विडिटी है ना, ये मंडे हो गया, और ये तो बिखरी चार्ट है, माजरत। इसने प्रीवियस वीक के ऊपर से लिक्विडिटी क्यों खाई है, ये चीज समझने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। मैं पहले 1 डे के ऊपर आता हूँ, तो देखता हूँ
जिसने लिक्विडिटी खाई है वो डे कौन सा है? ये फ्राइडे वाला दिन है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई न्यूज़ आई हो और मार्केट ने इस लिक्विडिटी को साफ किया हो, ये भी रीज़न हो सकता है। अब ये सारा सन जितनी भी चीज़ें ना वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती चली जाएँगी। मार्केट इस वाले पॉइंट से क्यों नहीं गिरा? ये जो ब्रेकअवे गैप बना हुआ था, मार्केट इस वाले ब्रेकअवे गैप से क्यों नहीं गिरा? ये भी रीज़न हमें ढूँढना होता है। मार्केट को इससे गिरना चाहिए था, हालाँकि रिजेक्शन ऑलमोस्ट इसी से ली हुई है सारी। जैसे मार्केट एमएसएस किया, फिर मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक चला गया, लेकिन मार्केट उस लिक्विडिटी को भी खा लिया। अब ये क्योंकि डे ऐसा है, मुझे पीछे बहुत चली गई है मार्केट, तो मैं इसका आइडिया नहीं लगा सकता। लेकिन जब ये करंट सिचुएशनें हो रही होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट ने कुछ ऐसा खास ना किया हो। मार्केट इसको क्यों फिल नहीं करके गया, यानी क्यों उसको फिल करके चला गया, मजीद लिक्विडिटी खा के चला गया। प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी खा ली, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पड़ी हो और मार्केट में न्यूज़ के अंदर ये सारा एरिया हिट हुआ हो। अच्छा, अब हम ये चलते हैं, मार्केट ने ये लिक्विडिटी हिट कर दी, इसको भी मार्केट ने काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट दे दी। एफईजी के ऊपर क्लोजिंग नहीं की तो मार्केट नीचे आ गया। अब जब मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोजिंग कर दी ना, अब मुझे स्विंग पॉइंट बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर आगे होकर क्रिएट हुआ है, ये हाई है और ये लो है। अब हम सारी गेम यहाँ पर करेंगे, हर एक चीज़ यहीं से नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टर्टल खूब भी हो तो ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ये ऐसा हाई है, ये समझ लो ये इसका ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास प्रीमियम एरिया था। आपको पता है ये वाली ट्रेड मैंने करवाई भी थी जब मार्केट यहाँ से गिरी थी, आपको पता ही है। ये मैंने यहाँ पर थर्सडे वाले दिन करवाई थी, 1/3 इसमें आउट हुआ था। अच्छा, अपने प्रीमियम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जितनी भी मेरे चैनल में ना, प्रीमियम चैनल में आपको ट्रेड्स मिलेंगी, आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर सिर्फ आपने सिग्नल फॉलो करने के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप सीखना भी चाहते हो तो आप प्रीमियम वाला ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी ट्रेड्स होंगी सारी के सारी लिमिट्स के साथ होंगी और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल ट्रेड्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बस मैं ट्रेड करवाया जा रहा हूँ, बहुत कम ट्रेड्स करवाता हूँ। तो मैं बहुत अच्छी ट्रेड्स में एंटर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। अच्छा, जब ये प्रीमियम एरिया से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, अच्छा ये जो डिस्काउंट एंड प्रीमियम है ना, मैं इसको कोई खास प्रेफरेबल नहीं मानता। मेरे मानने में क्या चीजें रहती हैं सबसे ज्यादा जो मैटर करती हैं, देखो मार्केट इस एफएजी से नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा, मुझे ये ढूंढना है, मेरी मजबूरी है ये ढूंढनी। मार्केट इस हाई के ऊपर से क्यों लिक्विडिटी खाने के तक चला गया, मार्केट ने इसके हाई के ऊपर से लिक्विडिटी खाई, मजीद फिर खाने चला गया। ये सारी चीजें हमने कैसे पता लगाई हैं, सारी चीजें हमने कैसे, अब यहाँ तो मुझे पता है एफओएमसी थी, इसलिए मार्केट ने इसके ऊपर से भी मजीद लिक्विडिटी खा ली, ठीक है ना। तो जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने ये वाली सिचुएशन क्रिएट की है ना, मजीद पीजी के ऊपर से, सॉरी ये वाली ये लिक्विडिटी खा रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज होगी, इस वजह से ऐसा कर देता है मार्केट। क्या अब क्या है, मार्केट ने इसके ऊपर से लिक्विडिटी, अब मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट अगर गिरना था तो यहीं से क्यों नहीं गिर गई, मुझे ये पता लगाना जरूरी है। तो जब मैं वीकली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर, तो मुझे एक चीज यहाँ पर मिलती है। अब वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो मुझे पहले से पता है क्या है। यहाँ पर ना एक ना माइनर सा ब्रेक आवे गैप है, अब वो मैं आपको चेक करवा, वो इतनी क्लोजिंग से आपको पता लग रहा है, लेकिन ना ये अगर आपको यहाँ तो दिख नहीं रहा वो खास ना, लेकिन जो इसका कोरिलेटेड पेयर है, ये यहाँ याद रखो, आप एक पेयर को ट्रेड करते वक्त सिर्फ उसी को नहीं देख सकते, हर पेयर का ना कोरिलेटेड पेयर होता है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आप ये देखो, ये वो ब्रेक आवे गैप था जिसको मार्केट फील कर रही थी, लेकिन ठीक इसी जगह पर जब मैं, ये वीकली ब्रेक आवे गैप था, ये फील होना था, इसलिए मार्केट ने इसके अंदर इस वाली कैंडल में एंटर किया। मैं वापस मंडी के ऊपर आ जाऊं, ये मार्केट ने देखो इसके अंदर एंटर किया, ये रीजन था कि मार्केट डेली की एफईजी से नहीं गिरा, ये वाली एफईजी से, इस ब्रेक आवे गैप से नहीं गिरा, क्योंकि वीकली का ब्रेक आवे गैप ऊपर पड़ा था। अच्छा, यहाँ पर ये आप ना सिल्वर पे नोट करो कि ये जो ब्रेक आवे गैप है किस किस वीक की कैंडल ने क्रिएट किया है। ये है 25 मई का कैंडल और ये है 8 जून की कैंडल, ये है 25 मई की कैंडल और ये है 8 जून की कैंडल। ये देखो यहाँ पर सिल्वर के अंदर ना एफईजी बनी थी और मैंने सिल्वर के अंदर सेल करवाया था, वो मैंने आपको पिछली एसएमटी वाली वीडियो के अंदर उसका सारा ट्रेड का रिकेप दिया कि आप मैंने कैसे वो ट्रेड ली थी, कैसे प्लान की थी, एक एक चीज। अच्छा, क्या है कि मार्केट में ये देखो ना, ये एफईजी थी तो ये फिल होनी थी, इसी वजह से मार्केट इस वाले ब्रेकअवे गैप को भी फिल करने पहुंच गया, और ये रीजन था कि मार्केट में सारी सिचुएशन हमें देखने को मिली। अभी क्योंकि एफओएमसी आनी थी इसलिए मैं इस वीक रुका रहा पहले ट्रेड करने से। जब एफओएमसी आ गई, इसने इसके ऊपर से लिक्विडिटी साफ करके अंदर क्लोजिंग दी ना, तो क्या हुआ कि इस जगह पर मैं अब इसको हटा देता हूँ, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, अब हम अपनी ट्रेडिंग की तरफ चलते हैं, इन चीजों को समझते कि हम ट्रेड करते किस तरह से। मैं ये वाली ट्रेड आपको दोबारा नहीं करके दिखा रहा, पिछली ट्रेड में मैंने करके दिखाई है, मैं कोई और ट्रेड करके दिखा दूंगा आपको इस बार ना, नीचे वाली कोई ट्रेड करके दिखा दूंगा। मार्केट ने लिक्विडिटी खाई, एफईजी या ब्रेकअवे गैप के अंदर सारा एरिया एंटर कर दिया, ये डेली की एफईजी भी यहाँ पर बकाया वाली मौजूद, तो मार्केट यहाँ से गिरा, इसलिए इसको नीचे वालियों को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। ये जब गिर गया ना, तो मार्केट ने जब रिजेक्शन ली
तो मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे ही मैंने देखा ना कि मार्केट इसके नीचे इसको टैप कर रही है और एमएसएस कर रही है और दोनों पेयर में 15 मिनट के ऊपर एमएसएस मुझे मिल रहा है, तो मैंने फिर अपना जो सिल्वर था ना वो वीक था, उसने हाई के ऊपर लिक्विडिटी नहीं खाई थी, इसने खाई थी गोल्ड ने, इसलिए मैंने सिल्वर के अंदर सेल किया। ये वाले हाई की नहीं बात कर रहा हूँ, 15 मिनट का एक एमएसएस वाला एरिया था उसके अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने वहां पे सेल करवा दिया था 1/3 की ट्रेड। अच्छा ये क्या है कि जब मैंने मार्केट इसके अंदर एंटर किया, ये मैंने ट्रेड कर ली, अब ये ट्रेड खत्म हो गई। देखो अब क्या हुआ, इस जगह पर मैं देखता हूँ कि मार्केट में एक मजीद मेरा ऑर्डर फ्लो अब यहाँ पर ना बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये वाली ट्रेड करने के बाद से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ना सारा कुछ ही सेलिंग देखता आया हूँ। मेरा जो ऑर्डर फ्लो है वो सेल है, अब आपको पता है। अब जब ये वाली कैंडल मौजूद नहीं है तो ये मेरी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और ये मेरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसके ऊपर कोई भी एफईजी नहीं है। ये एक एफईजी, ये अकेला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये ब्रेक हुआ तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस उड़ेगा, ठीक है। और ये मेरी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट इससे रिजेक्शन लेता है और लोअर टाइम फ्रेम पर क्या करता है, मार्केट नेक्स्ट कैंडल में अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हिट कर देता है। अब मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे प्ले कर सकता हूँ ये मुझे समझना है। अब ये देखो कि इस जगह पर अब मैं इसको देखता हूँ लोअर टाइम फ्रेम, मैं ये कौन सा टाइम फ्रेम है ऑर्डर फ्लो जिसका फॉलो करूँ, डेली का। मैं 1H के ऊपर आऊंगा। जब मैं 1H के ऊपर आया, चीज यहाँ पर ना नोट करो, यहाँ पर जो सिचुएशन थी ना वो मैं ये एंट्री क्यों नहीं करवा पाया अपने प्रीमियम चैनल में। मार्केट में ना जेन्युइनली एमएसएस का पॉइंट ये वाला था, क्योंकि असल में ये लो बनने के बाद ये हाई बना है, तो ये लो बना उसके बाद ये हाई बना है, ये सब इंटरनल। क्या होता कि ये वाला जो हाई बना है ना, ये सिल्वर के अंदर इस हाई के ऊपर अगर चला जाता ना तो मेरा ये पॉइंट एमएसएस को होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इस वजह से ना मेरी जो ये वाली एंट्री थी ना वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक पहुंच चुकी थी, इसलिए मैंने इस वाली एंट्री को प्रेफरेबल नहीं बनाया। वरना अगर ये एंट्री मैं ऐसे भी करवा लेता ना, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट ने एंटर किया, जैसे ये ब्रेक हुई एमएसएस के बाद, ये मेरे पास जो एरिया था ना ये अपना ऑर्डर ब्लॉक का था, मैं इस वाले एरिया से एंटर कर सकता था, यहाँ पे मैं सेल कर सकता था। अब वो करवाया क्यों नहीं मैं बता देता हूँ। ये होने के बाद भी ये मेरे पास बॉडी के ऊपर ऐसा आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन लगाऊंगा मैं टारगेट के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के बगैर तो मैं अपना कभी भी टारगेट नहीं लेता। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर मुझे -2 -2.5 तक मुझे अगर 1/3 मिल रहा है या 1/2.5 मिल रहा है तभी मैं लेता हूँ, वरना मैं आपको पता है मैं तो ट्रेड ही नहीं लेता। जब मैं -2 -2.5 के एरिया तक आता हूँ मुझे -2 तक ही 1/3 रिस्क कार्ड रेशियो देखने को मिलता है। तो मेरी ये वाली ट्रेड तो थी, लेकिन मैं ये करवा क्यों नहीं पाया, क्योंकि इस सेम टाइम पर ना मैंने यूरो यूएसडी की ट्रेड दे रखी थी और मैं यूरो यूएसडी के ऊपर मगन था, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मिस हो गई मुझसे। और आप ये देख लो ये एक ऐसी एंट्री थी जो कि बिल्कुल जीरो ड्रा डाउन एंट्री थी, सिर्फ एंटर किया मार्केट ने और आपका टारगेट हिट कर देना था। तो आप ये देख रहे हो कि मैं ट्रेडर लेता किस तरह से हूँ। और ये तो एक छोटी सी चीज है। अब मैं आपको जिस टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा और जब मैं आपको टर्टल सूप को दिखाऊंगा ना वो आपको एक अलग ही दुनिया के अंदर ले जाएगा। यहाँ हटा दो। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज आपको नोट करवाना चाहता हूँ। ये तो एरिया मेरा एंटर करने का था, आपको पता लग गया। इसको रीजनेबल बनाने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट है। इसके बाद भी ये मैं सिल्वर पर आता हूँ, यहाँ पे अभी मैं गोल्ड पर हूँ। आप इस एरिया को नोट करना और इनके बने हुए हाइज वगैरह को नोट करना। यहाँ पर मैं वो टाइम पे लाइन कर लूँ 1 मिनट। यहाँ पर 23 जून का 4 बज चुके हैं, तो मुझे 23 जून के 4 का लो एक बार लगा लेना। तो यहाँ पर 23 जून, ये है वो 23 जून, ये 23 जून के 4 बजे हैं। आप यहाँ पर ये नोट करो, सॉरी ये 5 बजे हुए। यहाँ मार्केट सिर्फ लो ही लो बना रहा है और यहाँ मार्केट ये वाले 4 बजने के बाद हाई भी बना रहा है। वहां पे मार्केट लो बना रहा है, यहाँ पर हाई बना रहा है। जैसे ही मार्केट ने इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग की थी, सुन लो, इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग की थी, आपका लोअर टाइम फ्रेम पर एमएसएस हो गया था इस जगह पर। अब ये देखो मैं इसको हटा दूं, अब ये नोट करो कि मार्केट ने लिक्विडिटी साफ की है, उधर मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली। सेल करने के लिए वो वाला पेयर है, क्योंकि वो वीक पेयर है। वीक पेयर में सेल किया जाता है, स्ट्रॉन्ग पेयर में बाई किया जाता है। तो यहाँ से ही मार्केट गिर गया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल किया। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अब आप या तो स्विंग को बाडियों के ऊपर डाल सकते हो एक चीज, लेकिन क्या मार्केट वहां तक जाएगा ये चीज पता लगाने के लिए ना। अब यहाँ पे आप एक बार 4H के ऊपर आओ, 4H के ऊपर देखोगे ना जब आप एक बार, असल मसला ये कि ये कैंडल ही ये वाली है, तो ये भी बनी नहीं है, तो कोई खास एरिया नहीं है। आप ज्यादा ज्यादा ये कर सकते थे, इस वाली बाडियों के ऊपर ले आते अपना स्टॉप लॉस। अभी ये ना यहाँ स्ट्रक्चर ज्यादा खास तैयार नहीं हुआ, इसलिए ना मैं अभी कोई खास बात कर नहीं रहा। स्ट्रक्चर सही से तैयार हो जाता फिर मैं आपको दिखाता कि मैं स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करता हूँ। फिर अच्छा ये ट्रेड मैं तब तक नहीं लूंगा, वो भी सुन लो मैं कब तक नहीं लेता, जब मेरे एमएसएस को पॉइंट से लेकर -2.5 के एरिया तक मुझे 1/3 या 1/2.5 नहीं मिल जाता। ये देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे -2 पे 2.5 मिल रहा है और 1/3 मिल रहा है मुझे -2.5 तक। तो ये वाली एक और ट्रेड थी जो मैं ले सकता था। इस तरह से ट्रेड हुई है। अब ये हो गया, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने आपको ये एसएमटी की भी ट्रेड करके दिखा दी, लेकिन ये इधर नहीं लूंगा, ये मैं बता दूं इधर वाले पेयर में लूंगा। अब मैं वो देख लेता हूँ किस टाइम पर एमएसएस हुआ। ये हुआ है 23 जून को 18 बजे। 23 जून को 18 बजे आता हूँ मैं। ये 24 जून, यस 23 जून, ये यहाँ पर 23 जून के 18 बजे, यहाँ पर 23 जून के ना
18 बजे इस जगह पर। तो मैंने आपको पता है इस जगह पर जो मैंने ना जो सेल करना था और मैंने यहाँ पर अपनी एफईजी ढूँढनी मार के देखो यहाँ पर ये जो हाई क्रिएट किया है, इधर एफईजी तक गया है, इस वाले एफईजी तक। लेकिन मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा प्रेफ़रेबल रखता हूँ ऐसी कंडीशन में। क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना क्योंकि एफईजी वगैरह तो मिल नहीं रही, तो ये सारे का सारा जो इम्पोर्टेंट सेलिंग पॉइंट है ना वो ये वाला है और मैं सेल इसमें करूँगा क्योंकि ये वीक पेयर है। स्टॉप लॉस किसके ऊपर डालूँगा? मैं यहाँ पर जो फर्स्ट हाई बना हुआ है ना इसी के ऊपर ही डालूँगा। यहाँ पर ये बेशक इतनी रिट्रेसमेंट आई है लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं था, आप देख सकते हो। पीछे रह गई ये बात ये है कि आपका जो एमएसएस हुआ था वो 18 बजे हुआ था, तो ये 20 बजे की कैंडल है, 19 बजे की कैंडल है और ये 18 बजे की कैंडल है, तो ये आपका हाई है, लो है और ये आपका हाई। तो यहाँ पे आपको 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। -2 तक जाने तक जो मिल जाए वो ले लो। तो ये आपकी यहाँ पे भी ये वाली ट्रेड ना टारगेट हिट कर गई। अच्छा, अब आप ये देखो कि मैंने कितनी सारी चीज़ों को साथ-साथ अलाइन करके आया हूँ। जैसे मैंने एसएमटी सिखाया आपको और विच पीरियड वर्क एक्चुअली दिखाया था आपको। वो करके दिखाया कि मार्केट वीकली जो हायर टाइम फ्रेम का पीरियड ऊपर पड़ा था मार्केट उससे गिरा है, ना कि नीचे वाले से। जब ये आपस में पेयर हो रहे होते हैं ना वो भी आपको मैं दिखाऊँगा करके। अच्छा ये भी मैंने अब आपको समझा दिया। अब मैं यहाँ पे गोल्ड पे आ जाता हूँ और ये आप देख सकते हो कि मैंने ये वाली एंट्री आपको सारी करके दिखा दी है जो बन रही थी। अच्छा अब इसके बाद ना ये स्ट्रॉन्ग पेयर था, इसके अंदर मज़ीद हाई बन सकता था इसलिए मैंने इसमें सेल किया, उस वाले पेयर में सेल किया सिल्वर में। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं ना आपको टर्टल सूप की एंट्री दिखाता हूँ, जो सिर्फ़ मैंने ब्याफ ही सिर्फ़ टर्टल सूप का इस्तेमाल करके की थी। वहाँ पर भी मेरा जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है ना वो सेल है। यूरो जो है ना इस वक़्त यूरो वो बुरी तरह से सेल है। मैं आपको डेली के टाइम पर आके दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है डेली की। ये यूरो यूएसडी है। अभी देखो मुसलसल ही बेतुके तरीके से गिर रहा है। लेकिन जीबीपी यूएसडी में क्या हुआ? मैं यहाँ पर दिखाता हूँ जो असल मेरी एंट्री थी वो वाली। ये देखो जीबीपी यूएसडी के अंदर मार्केट कैंडल के अंदर एंटर किया। ये बुलिश कैंडल आप देख रहे हो? यहाँ पर ये 22 जून की कैंडल है, डेली की कैंडल है। 22 जून की कैंडल जीबीपी यूएसडी के अंदर बुलिश बनी है, लेकिन यूरो यूएसडी के अंदर वही 22 जून की कैंडल देखो सेल बन रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मार्केट में कोई भी एरिया नहीं है। मार्केट उसको टैप करके बस गिर रहा है। 22 जून की कैंडल है, सेल होगी। जब मैंने ये देखा ना ये कैंडल सेल बनी, तो मैंने ये जो ट्यूसडे वाला दिन था ना इसमें सेल करवाया और मुझे यकीन था ये टारगेट हिट करेगी। जब मैंने ये ट्यूसडे वाले दिन सेल करवाना था ना तो मैंने एक पॉइंट का इस्तेमाल किया। यूरो यूएसडी में मैंने सेल किया क्योंकि ये वीक पेयर बैठ रहा था। मैं ना 1 एच के ऊपर मैंने नज़र रखी हुई थी। उस दिन क्या हुआ कि ये वाला एरिया तो आपको पता है पहले से हिट हो चुका था, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था वहाँ पर। मैं इसको हटा दूँ, मैंने क्या देखा कि जो अब आज का जो दिन था ना, इस जगह पे मेरी नज़र थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे देखो न्यू डे का ओपन हुआ है, ये वाला 22 जून की वही कैंडल यहाँ से ओपन हुई ना। मार्केट ने क्या किया, ये सारी जो लिक्विडिटी थी ना इतने एरिया की, सारी साफ कर ये सारी लिक्विडिटी साफ करने के बिहाफ़ के ऊपर मैंने सेल करना था, ज़ाहिर है। अब जब मैंने सेल करना था ना, तो ये देखो ना मुझे 15 मिनट पे वो एंट्री मेरी मिस हो गई थी वो यार एंट्री। वो मेरी 15 मिनट के ऊपर भी मिस हो गई और 1 एच के ऊपर भी मिस हो गई। अब वो मैंने ट्रेड तो करवाई थी 1/3 हिट हो गई। जब मार्केट ने इस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी साफ की, ये 1 एच के ऊपर भी इस हाई के ऊपर से मार्केट ने लिक्विडिटी साफ की है। और मार्केट में ये देखो ये जो टाइम है ना वो 3 बजे के अंदर हाई बन रहा था। आपको पता है लंदन के अंदर 3 बजे का हाई कितना इंपॉर्टेंट होता है डे का। डे ने आना भी सेल है और 3 बजे मार्केट हाई बना के नीचे क्लोजिंग भी कर रहा है। जब ये क्लोजिंग हुई ना तो मैंने क्या किया, ये सारी लिक्विडिटी साफ हो गई यहाँ से क्या अब मैंने ये ट्रेड ली क्यों? अब मैं वो समझाता हूँ। देखो, जो सारी लिक्विडिटी मार्केट ने साफ कर ली ना, मैंने इस कैंडल के ना 50% को मार्क किया। यानी कि इस एरिया कैंडल के ना सारे एरियाज़ को मार्क कर लिया एक तरह से। मैं यहाँ पर वो बना लेता 1 मिनट बल्कि वो इसमें नहीं है मेरे पास पड़ा। यही मेरा टाइम फ्रेम था। मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक देखा ना, मैंने कहा इस जगह से सेल करते। मैंने इस जगह से लोगों को एंटर करवाया, स्टॉप लॉस मैंने इसके ऊपर रखा और फिर मैंने चेक किया कि मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन ही मुझे कहाँ तक टारगेट दे रही है। मैंने यहाँ से लगा के ना यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन को सेट किया। यहाँ तक मेरा 1/3 के नज़दीक जा रहा था टारगेट, तो मैंने 2.5 को छोड़ा। लेकिन मैं यहाँ से अगर ऐसा होता तो मैं 1/2.5 ही लेता। लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी 1/3 की ट्रेड दी क्योंकि ये पेयर जो यूरो है ना ये इतना वीक था, यूएसडी के मुकाबले में वीक था। यूएसडी तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और जीबीपी के मुकाबले में भी ये वीक था। तो ये यूरो अपने आप में बहुत ज़्यादा वीक पेयर चल रहा था, तो मेरे को बेफ़िक्र होके मैंने 1/3 तक अपनी ट्रेड टारगेट रखा। अब हुआ ये मैं हटा दूँ, मेरी जो ट्रेड थी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन हटा दूँ। मैंने ये ट्रेड लगवा दी इस पॉइंट से, मार्केट में ये वाली कैंडल ओपन हुई, इसने सिर्फ 25% एरिया को ट्रेड किया क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल थी, वो मार्केट गिर गया। फिर मैंने एक और चीज़ का वेट किया, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने कहा मार्केट में जैसे ही ये वाली कैंडल नीचे क्लोज़ हुई ना, ये वाली कैंडल, तो मैंने वेट किया कि मार्केट ना इसको एंटर कर ले। तो मैं अपना जो एंट्री है ना वो यहाँ पर करवा दूंगा, इसको ये टैप करके गिर जाए मैं एंट्री करवा दूंगा। लेकिन मार्केट फिर इधर भी नहीं आया, तो जब मार्केट 2 बार इधर नहीं आया तो फिर मैंने अपनी एंट्री को छोड़ दिया, जाने दिया, वेट नहीं किया। फिर मैंने अब मार्केट इस वाली एफईजी से गिरा, यहाँ से मैं एफईजी से अगर एंटर करता
तो बेशक मेरा जो ट्रेड है ना, ये वाली एफईजी है, बेशक मेरा ट्रेड टारगेट हिट कर देता इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के, 1/3 मुझे मिलता। लेकिन ये मेरे ट्रेडिंग करने का तरीकाकार नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह से ट्रेड नहीं की। और आपको पता है कि जो मेरा जो यूरो का जो मुझे अगर चेक करना है ना ऑर्डर फ्लो कैसा है, तो मैं 6E1 जो इसका फ्यूचर पेयर है, मैं इसको ओपन करूँगा और मैं यूरो की कंडीशन देखूँगा डेली, वीकली किसी भी टाइम पर। आप ये देखो कि यूरो बुरी तरह से गिर रहा है। ये देखो सारा ऑर्डर फ्लो ही सेल है। 4 वीक पे आके देख लो, 4 आवर पे आके देख लो सेल है। 1 एच के ऊपर आके देख लो सारा सेल है। तो ये है ही बिल्कुल वो सेल, वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं। वीक के ऊपर भी आप आओगे ना, तो करंट कंडीशन ना पिछले कुछ वीक से ओवरऑल तो साइडवेज है, लेकिन फिलहाल सेलिंग कंडीशन है। तो ये बिल्कुल ही वीक पेयर है, इसलिए मैंने ना इसके अंदर सेल करना बहुत ही ज़्यादा आसान समझा और बाकी सेल तो वो हुआ। लेकिन मसला ये हुआ कि मेरी ट्रेड ओपन नहीं हुई। लेकिन ये चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन में मिल गई मुझे, यार नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी ना, तो फिर मुझे करना क्या है? क्या करना है मुझे? नेक्स्ट टाइम पे ये देखना है कि अगर बहुत बड़ी कैंडल है, तो नेक्स्ट टाइम उसको 25% से ही ट्रेड करवा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे इस बार मार्केट 15 मिनट पे चली जाए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं ना आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैंने 50% का क्यों वेट किया? जबकि मैंने सिल्वर वाली ट्रेड करवाई थी, वहाँ मैंने 25% का वेट नहीं किया। मैंने वहाँ 25 और एफईजी से ही करवा दी। वहाँ पे वो एफईजी फिल हो गए। वो 50% या 75% एरिया तक मार्केट इस वजह से चली गई क्योंकि मुखालिफ साइड में ना ऑर्डर ब्लॉक किया। ओह सॉरी, एफईजी आ गई थी, वो मैंने पिछली वीडियो में चेक भी करवाई थी। लेकिन इधर क्या हुआ ना, जब मैं इधर था, यहाँ पर ना असल में ना कोई एरिया था नहीं कि मार्केट इतना रिट्रेस डालता उसको। इसने इस कैंडल के नीचे ना असल में क्लोजिंग जो थी ना, वो कर दी थी। अगर ऐसा होता ना कि मार्केट यहाँ से स्विंग क्रिएट करता, तो ये रिट्रेस होके ये वाला एंट्री मेरी उठ जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने नीचे क्लोजिंग कर दी। ऐसी कंडीशन में ना हमने जो चीज़ें सीखी हैं, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, हमने जो सीखी चीज़ें सीखी है ना, वो ना कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर एंटर करना होता है या 25%। अगर ऐसा नहीं करा तो मुझे इस कैंडल के ऊपर एंटर करना था। प्रॉब्लम मेरा इन बाडियों के ऊपर आता और इसी के साथ-साथ ना मुझे अपनी ट्रेड का 1/3 सेट करना था। वो भी मुझे मिल जाता। तो आप ये देख रहे हो कि ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। अब आप ये देख लो कि आप एंट्री कैसे लेते हो और एक प्रो ट्रेडर कैसे एंट्री लेता है। मैं अपने आप को नहीं कह रहा प्रो ट्रेडर, कहने का मकसद ये है कि यार मार्केट में ना आपके पास ना कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। तो खास ऐसा कोई हल नहीं है कि मार्केट ऐसा करेगा ही करेगा या ऐसा कर सकता है, आप क्यों नहीं कर रहा? और इसी तरह आप कहते हो जी मार्केट को इस जगह तक पहुँचना ही चाहिए, नहीं भी पहुँचता। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि व्हिच पीरियड इज़ वर्क एक्चुअली। मैं आपको ये देखो, ये मैं डेली के टाइम फ्रेम पर खड़ा हूँ। यूरो यूएसडी का चार्ट। इधर देखो ये एक ब्रेकअवे गैप है क्योंकि सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग है थर्ड कैंडल की। ये ब्रेकअवे गैप है। मार्केट इससे रिजेक्शन लेके एक बार गिर चुका है, फिर दोबारा रिजेक्शन लेके गिर रहा है। नेक्स्ट वीक ओपन होगा मार्केट, इधर नीचे आके सेल आ जाएगा। यूरो यूएसडी में तो कम से कम आ ही जाएगा क्योंकि वीक है। और एक एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पर पड़ा है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, कैसे पता लगाया जाए? असल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है? ये है क्योंकि यहाँ पर कोई स्विंग तो है नहीं। ये वाला स्विंग लो, स्विंग आई है, ये वाला स्विंग लो। इतनी बड़ी लिक्विडिटी खाने जाने के लिए मार्केट में कुछ ऐसा भी हो कि मार्केट किसी पॉइंट से लिक्विडिटी खा रखी हो। अब ऐसे यहाँ पर अगर हम नोट करें ना, तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में इस जगह से मार्केट ने लिक्विडिटी साफ की है और यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट कर रही है। स्विंग क्रिएट किया, अगर ये बॉडी क्लोज हो जाती तो क्या ज़बरदस्त बात होती। मगर अब ऐसा नहीं हुआ, तो मार्केट में यहाँ तक जाने के भी चांस है। लेकिन मुझे खाली इस बिहाफ पे बाय इन तक के लिए नहीं बैठना। मैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर जाऊँगा और मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, एक गैप यहाँ पर पड़ा है, हायर टाइम फ्रेम का उसके, और यहाँ पर ना ये ब्रेकअवे गैप है और वो तो बिल्कुल एक अलग ही है, ठीक है ना? तो ये ब्रेकअवे गैप है, इसके ब्रेकअवे गैप ऐसे नहीं फिल होना, तो अच्छा यहाँ फिल होने के चांस है क्योंकि मार्केट ने इधर स्विंग से लिक्विडिटी ली है, पहले भी और वो पुराने वाले से भी। तो ना यहाँ पर तो ये ब्रेकअवे गैप फिल हो सकता है, इसलिए ये जो आप ये वाली कैंडल, ये वाला एरिया देख रहे हो, इसके फेल होने के चांसेस भी। आप ये देख रहे हो कि मार्केट बार-बार इसमें एंटर कर रहा है। हालाँकि इससे एक बार रिजेक्शन ले चुका है, मार्केट दोबारा फिर भी इसके अंदर से लिक्विडिटी खाई है। तो हो सकता है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के, आप ये देख सकते हो ये वाला एरिया भी है। ये ऑर्डर ब्लॉक डेली के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे ये वो वाला गैप है, वीकली गैप जो होता है, न्यू वीक ओपनिंग गैप है। ये भी पीडीआरए की तरह ही काम करता है। इसी तरह मैं देखूँगा कि ये मेरे पास मंडे की कैंडल है। मार्केट डायरेक्ट लिक्विडिटी हिट कर, अब जब न्यू कैंडल ओपन होगी ना, तो सेल भी अगर उसने आना है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर से ही आएगा। अब ठीक है, इस जगह पे मैं इस एरिया में कहीं पर भी देखूँ ना, मेरे पास जो सेलिंग पॉइंट है, एक तो वो ये वाला है। आप यहाँ पर देखोगे ना 1 एच के ऊपर आके, आपको एमएसएस देखने को मिल गया होगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मार्केट ने इसके बॉडी के नीचे क्लोजिंग कर दी है। तो क्या होगा कि नेक्स्ट वीक अगर मार्केट ने सेल आना भी हुआ ना, तो एटलीस्ट ये वाला एरिया, ताकि ये एफईजी नहीं है, ये इंटरनल कैंडल है। मार्केट इस वाले एरिया से गिरेगा सेल करने के लिए। जब मार्केट इस वाले एरिया से गिरे,
एमएसएस क्रिएट हो तो 5 मिनट पे एक बार चले जाना, वहाँ पे जाके सेल करना, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर ऊपर पड़े हो सकता है न्यू वीक ओपनिंग गैप ही एक बड़ा हो, मार्केट इसको सारे को फेल करके इन एरियाज में एंटर कर जाए फिर सेल। अच्छा, मैं ना अभी तक आपको जो चीज़ नहीं दिखा पाया हूँ वो है विच पीडीआर इज वर्क एक्चुअली। एक और चीज़ होती है मार्केट में ना, हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि मेरे पास मान लो ये 4 आवर का पीडीआर है, कोई मेरे सामने आ गया, मुझे बाय या सेल करना है। देखो कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इससे रिजेक्शन ली मगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि ईआरएल तक नहीं गया। यहाँ पर ये एक ब्रेक आवे गैप है, मार्केट इसको फिल करने पहुंच गया, फिल करने के साथ साथ ब्रेक कर दिया। इसी तरह अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर एक बकाया बची हुई है फीजी, ये वाली सवाल ये होता है कि मार्केट क्या उसी जगह से काम कर सकती है। ये देखो यहाँ पर मार्केट में ये एक ब्रेक अवे गैप मजीद बन गया और यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, मार्केट इस डीप रिट्रेसमेंट के चक्कर में इसको फिल कर सकती, तो ये तो फेल हुई पड़ी है सारी। मार्केट इन दोनों को क्यों फेल कर गया, जब आप इससे नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर आते हो ना तो आपको यहाँ ब्रेक अवे गैप देखने को मिलता है। ब्रेक अवे गैप जब तक नहीं फिल होता, ये समझ लो, जब तक मार्केट किसी स्विंग से लिक्विडिटी नहीं ले लेती। और मार्केट में आपको पता है मार्केट ने यहाँ पर स्विंग से लिक्विडिटी ली थी, जो अभी मैंने हटा रखी है ना, ये वाली वो थी लिक्विडिटी ली थी। यही रीजन है कि मार्केट इतनी डीप रिट्रेसमेंट डाल रहा है, वरना मार्केट ये वाले ब्रेक अवे गैप जो बना पड़ा ना, ये वाला ब्रेक अवे गैप मार्केट इसी से ही सेल करके चला। तो ये ध्यान रखो कि जब भी हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर किसी नेक्स्ट टाइम फ्रेम के पीडीआर से मिल जाएगा, उन हायर टाइम फ्रेम के डबल पीडीआर में से वो वाला काम करे। और डबल पीडीआर भी काम करता है, जैसे मार्केट में क्या है कि ये खाली एफईजी नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी, उस वजह से ही मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो एंटर कर सकते। इसी तरह आप ओवरऑल जब स्ट्रक्चर देखते हो ना, अगर ये साइडवेज ना हो फिर एक अलग ही सिचुएशन। अब ये देखो ये टर्टल सोप हो गया, जैसे ही यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज होगी ना, आप यहाँ से एंटर करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, मार्केट यहाँ पे मूव। लेकिन ये वीकली कैंडल, और ऐसा नहीं है ये खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे। जब आप मंथ के ऊपर आगे देखते हो ना, आपको पता लगता है, आपको रीजनिंग मिलती है थोड़ी बहुत। मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी साफ करी है, लेकिन क्लोजिंग नीचे दे रखी है। क्लोज नीचे कर गई तो या तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके जाएगा, नहीं वहां पे हमें सेल देखने को मिल जाएगा, वही वाली सेलिंग मिल जाएगी हमें, और फिर बाय जाएगा। ये इसी तरह से काम करेगा, ठीक है ना। या देखो ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी पड़ी हुई है, ये इनमें से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी नहीं है, क्योंकि किसी के सामने लाइन या अकेले अकेले अपने हिसाब से काम कर रही। ये एफईजी है, वो फिल नहीं करके गया, मार्केट खुद ही खड़ा हो गया, साइडवेज चला गया। अब ये देखो ये हायर टाइम फ्रेम की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक इसी तरह ये यहाँ पर भी मार्केट ने देखो टर्टल स्वैप किया हुआ है। मार्केट ने सारी लिक्विडिटी साफ करके ये इस वाली एफईजी में एंटर किया था। एफईजी नहीं है बेसिकली, ऑर्डर ब्रेक आवे गैप है। फिर सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग है थर्ड कैंडल की, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ तक गया था। और ये वो ट्रेड है जो पिछले साल मैं कर चुका हूँ, ये वाली ट्रेड मैं कर चुका हूँ। इसी तरह मार्केट में आपको यहाँ पर भी टर्टल स्वैप देखने को मिल रहा है। मार्केट ने इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी साफ की हुई है, मार्केट यहाँ से बड़ी मजबूत बाइंग भी पकड़ सकता है, यूरो बहुत स्पीड से भी बाय जा सकता है। मतलब अभी तो वो बुरी तरह से सेल हो रहा है ना, यूरो बाय भी चला जाएगा। इसके फ्यूचर पेपर भी अगर हम देखें ना तो कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लिक्विडिटी खाई है, यूरो यूएसडी की तरह ही दिख रहा है ना, देखो इसका यूरो का फ्यूचर पेयर ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है, मगर ये हर बार भी सेम नहीं होता। आई होप जितनी भी चीज़ है ना आपको सारी समझनी होंगी। अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो ट्रेडिंग की, सिर्फ आप ट्रेडिंग सीख लिया आपने, अब बस नहीं सीखनी है आपको, सिर्फ सिग्नल फॉलो करना है, सिग्नल फॉलो कर सकते हो आप, वहाँ से पैसा बनाओगे। 1/3 की ट्रेड्स होंगे और सारी ट्रेड्स डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कहीं से खोली आपने कहीं से खोली, मेरा 1/3 हिट हुआ आपका 1/2 हिट हुआ या 1/2.5 हिट हुआ, नहीं, मेरी सारी ट्रेड लिमिट्स के साथ होंगी। जिस पॉइंट से मैं खोलूंगा उसी पॉइंट से आप खोलोगे, मेरा 1/3 हिट होगा आपका 1/3 हिट होगा, और आप बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी से सारा कुछ कर सकते हो। और अगर आप उन सिग्नल से प्रोफॉर्म अकाउंट पास करना चाहो, पे आउट्स लेना चाहो, वो भी सब ले सकते हो, बहुत आसान है। मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा दूंगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका जो टारगेट है वो अचीव होंगे, आपके अकाउंट पास हो जाएंगे, और आपका जो प्रोफॉर्म अकाउंट है वो पे आउट भी लेने के काबिल हो जाएगा। पे आउट भी ले सकते हो आप उन सिग्नल से, अकाउंट पास भी कर सकते हो। और इसी तरह आप साथ अगर लर्निंग भी करना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड वाला नहीं, प्रीमियम वाला प्लान लो। वहाँ पे क्या होगा कि आपको स्टैंडर्ड वाले में मैं आपको सिग्नल देने का ज़िम्मेदार हूँ, वो सिग्नल दूँगा, क्यों दिया, क्या दिया, कोई लेना-देना नहीं है, मैं आपको नहीं समझाऊँगा। लेकिन आपको एक-एक चीज़ डिटेल में सीखनी है, सिग्नल क्यों दिया गया, लाइव सेशन करना है, आपकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करवानी है, आपको ट्रेड भी करनी है, प्रॉफिट भी बनाना है। अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप प्रीमियम वाला जॉइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी चाहो मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा। अब मुझे इजाज़त दें, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।